सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डीओई जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है सोशल साइंस। 1 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक और शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है द दिल्ली सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान। तो देखिए यहाँ पर पिक्चर्स दिखाई हुई हैं आपको, कुछ मॉस्क कुछ मस्जिद की पिक्चर्स हैं। ये है कुव्वतुल इस्लाम जमा मॉस्क, इसे जमा मस्जिद भी कहते हैं। ये हो गई बेगमपुरी मॉस्क, इसे बेगमपुरी मस्जिद कहते हैं। ये हो गई मोठ की मस्जिद, ठीक है। और ये वाली है मॉस्क ऑफ जमाली कमाली, जमाली कमाली मस्जिद है। तो आगे देखते हैं इनके बारे में क्या है। कलेक्ट some useful and other related information related to the period of construction of the above shown picture with the help of your textbook। आपको अपनी टेक्स्ट बुक की सहायता से ये जो पिक्चर्स दी हुई हैं, ठीक है, मॉस्क की, मस्जिदों की जो तस्वीरें दी गई हैं, इसकी निर्माण काल, ठीक है, जब कंस्ट्रक्शन हुआ था इनका निर्माण काल, और उससे जुड़ी अन्य जानकारियाँ आपको लिखनी है। तो हम लिखते हैं इनके बारे में। फर्स्ट लिखेंगे कुव्वतुल इस्लाम के बारे में लिखेंगे। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क इज सिचुएटेड एट मेहरौली इन दिल्ली। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मॉस्क वाज स्टार्टेड इन 1192 बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुलाम डायनेस्टी। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं कि कुतुबुल इस्लाम मॉस्क जो है वो दिल्ली में मेहरौली में स्थित है, और इस मस्जिद का जो निर्माण हुआ था वो 1192 में शुरू हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जो कि गुलाम वंश का पहला शासक था। अब सेकंड मस्जिद देखते हैं, बेगमपुरी मॉस्क। बेगमपुरी मॉस्क के बारे में पढ़ते हैं। बेगमपुरी मॉस्क इज लोकेटेड नियर औरोबिंदो आश्रम ऑन श्री औरोबिंदो रोड इन बेगमपुर नियर दिल्ली। बेगमपुरी मस्जिद औरोबिंदो आश्रम के पास, श्री औरोबिंदो रोड पर औरोबिंदो आश्रम है एक, उसके पास स्थित है, ठीक है। कहाँ पर? दिल्ली में ही, दिल्ली के पास बेगमपुर एक जगह है वहाँ पर। इट वाज बिल्ट बाय खान आई जहान द सन ऑफ फिरोज शाह प्राइम मिनिस्टर मकबूल खान इन द 12th सेंचुरी। और ये फिरोज शाह का जो प्राइम मिनिस्टर था मकबूल खां, उसका जो बेटा था खान आई जहान, उसके द्वारा 12वीं शताब्दी में बनाई गई थी। तीसरी मस्जिद देख लेते हैं बच्चों, मोठ मस्जिद। द मोठ की मस्जिद और मोठ मस्जिद, इसे मोठ मस्जिद भी बोला जाता है, मोठ की मस्जिद भी बोला जाता है। विच लिटररी मीन लेंटिल मॉस्क, जिसका शाब्दिक अर्थ दाल मस्जिद से है। वॉज बिल्ट इन 1505, ये 1505 में बनाई गई थी। बाय वजीर मियाँ, हु वाज द PM ड्यूरिंग सुल्तान सिकंदर लोदीज रेन, ठीक है। यहाँ पर रेन ये वाला नहीं आएगा, लोदीज रेन का मतलब है उसके शासनकाल में, ठीक है। लोदीज के शासन में, जो सिकंदर लोदी था उसके शासन के दौरान जो उनका प्रधानमंत्री था PM, ठीक है, वजीर मियाँ, उसके द्वारा बनाई गई थी बच्चों 1505 में ये मस्जिद, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नहीं है ये, 4th मस्जिद के बारे में पूछा हुआ है, जमाली कमाली मॉस्क। तो हम लिखेंगे इट इज़ लोकेटेड इन द आर्कियोलॉजिकल विलेज कॉम्प्लेक्स इन मेहरौली दिल्ली। ये मेहरौली दिल्ली में एक आर्कियोलॉजिकल विलेज कॉम्प्लेक्स है, उसमें स्थित है। द मॉस्क वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1528 to 1529, और ये मस्जिद 1528 से 29 के बीच में इसका निर्माण शुरू हुआ था। तो ये मस्जिदें हो गई जिनके बारे में हमें लिखना है। अब चैप्टर देख लेते हैं। द अर्ली दिल्ली सुल्तान स्पेशली इल्तुतमिश फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव्स रेदर टू अपॉइंटिंग aristocrats and landed chieftains and governors. They were purchased for military service called बंदगान in Persian। दिल्ली के जो पहले सुल्तान थे, अर्ली का मतलब आरंभिक सुल्तान थे, इल्तुतमिश की बात हो रही है विशेषकर, वो क्या करते थे? वो सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को, सूबेदारों को नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था, बंदगा,
ठीक है, फारसी में, पर्शियन लैंग्वेज में बंदगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। आगे देखते हैं, द खलजी एंड तुगलक्स कंटिन्यूड टू यूज बंदगा एंड ऑल्सो रेज्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स टू हाई पॉलिटिकल पोजीशन। दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स। और खलजी तथा तुगलक के शासनकाल में बंदगा का इस्तेमाल होता रहा और साथ में जो इन पर आश्रित निम्न वर्ग के लोग होते थे उन्हें भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बिठाया गया। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर एंड पैट्रन बट नॉट टू देयर हेयर्स। गुलाम और जो आश्रित होते थे, क्लाइंट्स होते थे, वो अपने मालिक और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे, लेकिन अपने उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। हेयर्स में उत्तराधिकारी। न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट्स एज ए रिजल्ट। द एक्सेशन ऑफ ए न्यू मोनार्क ऑफन सा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासकों के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए एवं पुराने सरदारों में टकराहट शुरू हो जाती थी। Like the earlier Sultan, the Khalji and Tughlaq monarch appointed military commanders as governor of territories of varying sizes. These lands were called iqtas and their holder was called iqtadar और मुक्ति। सुल्तानों की तरह ही खलजी और तुगलक जो थे, वो तुगलक शासकों ने सेना नायकों को अलग अलग आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वालों को इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। द ड्यूटी ऑफ मुक्तीज वाज लीड मिलिट्री कैंपेन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ताज इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज। द मुक्तीज कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स एंड सैलरीज। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों को संभालना, उसका नेतृत्व करना और अपने इक्ता में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, और अपनी जो मिलिट्री सर्विस होती थी, उनकी जो अपनी सैनिक सेवाएं होती थी, उसके बदले में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली करते थे। ठीक है, दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर फ्रॉम दीज रेवेन्यू, और वो राजस्व के रूप में ही मिली रकम से अपने सैनिकों को सैलरी देते थे। कंट्रोल ओवर मुक्तीज वॉज मोस्ट इफेक्टेड इफ देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल एंड if they were assigned iqtas for a short period of time before being shifted। और मुक्ति लोगों का पर काबू रखने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले, मतलब उनके बाद उनके बेटों को वो सीट ना मिले। ठीक है, और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। These harsh condition of service was rigorously imposed during the reign of अलाउद्दीन खिलजी and मोहम्मद तुगलक। और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय में ही नौकरी के कठोर नियमों का सख्ती से पालन किया जाता था। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्राउट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व और के निर्धारण वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया था। द राइट्स ऑफ द लोकल chieftains टू लेवी टैक्सेस वर कैंसल्ड एंड दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस। और क्या हुआ था कि स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया था और उन्हें स्वयं कर देने के लिए बाध्य किया गया था। देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस ऑन द कल्टिवेशन कॉल्ड खराज एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द peasants produce। नंबर 2 ऑन कैटल एंड नंबर 3 ऑन हाउसेस। 3 तरह के टैक्स देने पड़ते थे। पहला कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा किस पर, पशुओं पर। और तीसरा घरों पर। तो अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ यू वर एन इक्तदार इन द सल्तनत पीरियड विच ड्यूटीज यू वुड हैव टू परफॉर्म। अगर आप सल्तनत काल में इक्तदार होते तो आपको कौन कौन से कार्य करने होते। तो इसका आंसर आप यहीं से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर वास के बाद लिखा है 2, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आंसर 1 लिखेंगे आप, टी कैपिटल बना लेंगे। ये ओ है, टू लीड मिलिट्री कैंपेन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ताज। पहले तो आप इतना लिखेंगे कि अपने यहाँ पर जो
सैनिक अभियान चलते हैं, ठीक है। जो मतलब हम अगर कहीं के भी इक़्तिदार होते या हों तो फिर क्या, जो सैनिक अभियान है उनका नेतृत्व करते और क्या, अपने इक्तों में कानून की व्यवस्था बनाए रखना, ये हमारा काम होता। सेकंड देखिए आप यहाँ से लिखेंगे कलेक्टेड द रिवेन्यूज़, इसी के आगे लिख देंगे बस, एंड पेड सोल्जर्स फ्रॉम दीज रिवेन्यूज़, ठीक है, ये लाइन ऐड कर देंगे आप फर्स्ट के बाद। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द की फीचर्स ऑफ टैक्सेशन ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। आपको क्या बताना है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कर प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन करना है। तो क्वेश्चन 2 देखिए हम यहाँ वर्कशीट में से लिखेंगे, यहाँ से अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्राउट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली का कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया था। The rights of the local chieftains to levy taxes were cancelled and they were also forced to pay taxes। और जो स्थानीय सामंत थे उनसे कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया था, जो वो कर लेते थे वो लेने का अधिकार, और स्वयं उन्हें कर देने के लिए बाध्य किया गया। तो ये उसकी शासनकाल की विशेषता थी, ठीक है, ये हम लिख देंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।